हेलो विद्यार्थियों, एमए प्रीवियस पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। ठीक है, आप लोगों ने उम्मीद है अभी तक अपना सिलेबस देख लिया होगा और जो मैंने एक्सप्लेन किया था उस सिलेबस में आपको वो सब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पेपर में आपको क्या पढ़ना है। इस पेपर में आपको पढ़ना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वो सब हम सिलेबस में मैं आपको बता चुकी हूँ। हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम बताने की कोशिश करेंगे सिद्धांत क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके प्रकार क्या है। क्लियर? चलिए, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बनाया है ताकि दोनों ही बच्चों को प्रॉब्लम ना आए और मैं आपको अर्थ हिंदी में भी बताती चली जाऊंगी। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज होती है सिद्धांत क्या होता है। अगर आप देखें तो सिद्धांत या थ्योरी कैसे बनती है। आप सब ने थर्ड ईयर में, बीए थर्ड ईयर में, और कुछ ने जब पहले चलता था सेकेंड ईयर में, रिसर्च किया होगा, डेटा कलेक्शन किया होगा। उस रिसर्च के दौरान आपने क्या किया था, क्या प्रोसेस अपनाई थी, मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ। हम जब रिसर्च यानी शोध करते हैं, सामाजिक शोध करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक विषय, सबसे पहले आपने सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक किया, आपने एक विषय चुना। उसके बाद आपने उस विषय को समराइज करते हुए या संक्षिप्त करते हुए एक उस समस्या से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड एक समस्या बनाई। तो पहले विषय चुना, फिर समस्या का चुनाव किया, फिर आपने उससे संबंधित लिटरेचर पढ़ा यानी साहित्य पढ़ा कि जिस 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 किताबों में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, नेट पर आपको उस जो आपने प्रॉब्लम चुनी है, जो टॉपिक, उस टॉपिक में से, तो उसका जहाँ जहाँ आपको कंटेंट मिल सकता है आपने उसको स्टडी किया, प्रीवियस रिसर्चेस पढ़ी। फिर चौथा स्टेप आपने क्या किया, उसके बाद उस विषय के संदर्भ में आप में एक समझ विकसित होती है। फिर आपने क्या किया था, चौथा स्टेप, उपकल्पना बनाई थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। आपने उपकल्पना मतलब काल्पनिक उत्तर बनाया उस समस्या का जो आपने ली है कि इसका ये हो सकता है, तो आपने काल्पनिक उत्तर यानी उपकल्पना का निर्माण किया। पांचवा स्टेप आपने किया, आपने उस विषय से संबंधित क्या किया, आपने प्रश्नों की एक जो भी आपने सूची बनाई, अनुसूची बनाई, तो यानी प्रविधि का चुनाव किया। आपने उत्तरदाता यानी निर्देश इकाई का चुनाव किया कि आप किन पर अप्लाई करेंगे, किन पर रिसर्च करने वाले हैं। और नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, फिर वो एरिया चुना कि आप किस क्षेत्र में जाकर ये अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपकी ये सारी तैयारी हो गई, नॉन फील्ड वाली तैयारी है, बिना क्षेत्र में गए हमने जो तैयारी की थी, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप क्षेत्र में यानी फील्ड में जाते हैं। जिस एरिया को आपने चुना था कि मैं कोटा का ये क्षेत्र चुनूंगा या जयपुर का ये क्षेत्र चुनूंगा, जो भी आप एरिया चुनते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं और उस क्षेत्र में जाने के बाद आपने क्या किया, डेटा कलेक्शन किया, जो आपने विधि अपना रखी थी, आपने प्रश्नावली बनाई, अनुसूची बनाई, साक्षात्कार विधि जो भी आपने लिया, उससे फिर आपने जो प्रश्नों की सूची बना रखी है या जो आपने मेथड चुना है उसके हिसाब से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर डेटा को कलेक्ट करके आपने क्या करते हैं, सारणी यानी टैबुलेशन, सारणीकरण करते हैं यानी टेबल्स में भरते हैं। और जब आप टेबल्स में सारा डेटा भर देते हैं, फिर उनका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि कौन सी टेबल से क्या पता लगता है, कौन सा डेटा, कौन सी सूचना आपको क्या इंडिकेट करती है, क्या संकेत देती है। और फिर आप उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। और जो प्रारंभ में आपने उपकल्पना बनाई थी, काल्पनिक उत्तर बनाया था अपनी समस्या का, उससे आप उसे चेक करते हैं कि आपने जो उत्तर बनाया था अपनी समस्या का, क्या वो उससे मैच होता है। अगर आपके उत्तर उसके पक्ष में मिले हैं तो आपकी उपकल्पना सिद्ध हो जाती है। अगर उसके पक्ष में नहीं मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिसर्च गलत हो गई। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि उपकल्पना जो है असत्य सिद्ध हुई। यानी जो आपने क्योंकि उपकल्पना हम किसके आधार पर बनाते हैं, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान, अपने प्रीवियस नॉलेज, अपने अनुभव के आधार पर, तो वो सिर्फ हमारे अनुभव से वो आंसर मैच नहीं करे और कुछ नए निकल के आए, इसलिए हम लिख देते हैं उपकल्पना असत्य सिद्ध हुई। इसी तरह से ये जो रिसर्च आपने यहाँ पर आपकी फाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। यही सब किया था आपने। तो ऐसे ही जो आपने रिसर्च की है इसको हम कई जगहों पे अप्लाई करते हैं। और अगर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सामान्यीकृत हो जाते हैं, जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकृत होना, यानी सेम परिणाम हमें लगभग और जगह से भी मिलते हैं, तब वो जो निष्कर्ष निकलते हैं और वो जो आपके परिणाम आए वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उसको आप सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो सिद्धांत यानी थ्योरी कैसे बनती है,
कि रिसर्च के थ्रू जो फाइंडिंग्स या फैक्ट्स इकट्ठे होते हैं उसको जब और जगह पे भी हम अप्लाई करते हैं और जो वेरीफाई हो जाते हैं, सामान्यीकृत हो जाते हैं, लगभग सेम रिजल्ट हमें और जगह से भी प्राप्त हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये सिद्धांत निर्मित हो गया। क्लियर है? तो ये मैंने एक रफ आपको प्रोसेस बताई कि सिद्धांत कैसे बनता है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये आपने अभी 3rd ईयर तक पढ़ा था, प्रीवियस यानी स्नातक की कक्षाओं में पढ़ा था। अब हम इसको परिभाषित करते हैं। देखिए क्या होता है, थ्योरी किसे कहते हैं? थ्योरी क्या है? अभी मैंने बताया तथ्य, डेटा, सूचनाएं जो आपने एकत्र की, तो लिखा है देखिए प्रमाणिक तथ्य। प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि आपने उसे कलेक्ट किया है ना। प्रमाणिक मतलब विधियों के माध्यम से, स्टैंडर्ड जो मेथड्स अपने अपनाते हुए उन्हें, तो वो प्रमाणित हैं। तो प्रमाणित तथ्यों को जब हम क्रमबद्ध ढांचे में रख देते हैं तो उसको सिद्धांत कहते हैं। अभी आपने यही किया ना, विषय चुना से लेकर लास्ट तक, तो आपने क्रमबद्ध ढांचे में रखा, उसी को आप सिद्धांत कहते हैं। यह एक ऐसा सामान्यीकरण है, अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया था जनरलाइजेशन। यह एक ऐसा सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण मतलब जो डेटा या रिजल्ट थे वो आपने और जगह भी अप्लाई किए। तो सामान्यीकरण है जो तथ्यों और चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को दर्शाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी सिद्धांत क्या है? एक जनरलाइजेशन है। कौन सा जनरलाइजेशन? जब आप तथ्यों को, जो आपने रिसर्च के दौरान डेटा या सूचनाएं प्राप्त की हैं, जब वो सामान्यीकृत हो जाते हैं, यानी और जगह भी हम उन्हें अप्लाई करते हैं और लगभग एक जैसे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तो उसे आप सामान्यीकरण कहते हैं। तो सिद्धांत एक सामान्यीकरण है, यानी सामान्यीकृत डेटा होते हैं तभी वो तथ्य सिद्धांत में बदलते हैं, और उनमें जो तथ्य और चर होते हैं उनके बीच में कोरिलेशन यानी संबंध होता है, उसको आप थ्योरी कहते हैं। मैंने ये किताबी भाषा है और मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो आपको अनुभव के आधार पर एक सिंपल भाषा में समझाया। अब यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक तथ्यों पर आधारित सामान्यीकरण है, यानी जो डेटा है, तथ्य मतलब फैक्ट्स, डेटा, तो जो फैक्ट्स या डेटा है उन पर जो जनरलाइजेशन करते हैं उनके बेस पर, उसको हम थ्योरी कहते हैं। क्लियर है? वही चीज हमने इंग्लिश में लिख रखी है। अब सिद्धांत निर्माण के लिए कुछ हमें एलिमेंट्स चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं, ये देखिए हमने लिखा है अवधारणा, चर, कथन और फॉर्मेट्स। देखिए अब इसको अलग अलग हमने परिभाषित किया है। जैसे कंसेप्ट या अवधारणा। अवधारणा क्या होती है? जैसे आप कोई शब्द बोलते हो, टर्म बोलते हो, जैसे हम समाजशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र में बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी अवधारणाएं, जैसे समाज, समिति, समुदाय, संस्कृति, मानव, ये सब क्या है? कंसेप्ट। यानी कोई एक जो शब्द होता है उसको आप कंसेप्ट कहते हैं। टर्म बोलते हैं ना कि एक टर्म है, इसका मीनिंग नहीं आ रहा, तो आप टर्म या शब्द बोलते हैं। जैसे मैंने कहा समाज, संस्कृति, व्यवहार, नातेदारी, ये आपका जाति, धर्म, जादू, ये सब क्या है? शब्द है। जो ये शब्द है, प्रघटना है, फिनोमिना है, ये कंसेप्ट कहलाता है। और कंसेप्ट का मीनिंग, उसका अर्थ जानने के लिए आप क्या करते हैं? मैंने जैसे आपको जब पढ़ाना शुरू किया और मैंने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र एक कंसेप्ट हो गया। अब समाजशास्त्र की जब तक मैं परिभाषा नहीं दूंगी तब तक आपको वो शब्द नहीं समझ में आएगा। यानी कंसेप्ट को जानने के लिए हमें क्या करना होता है? डेफिनेशन समझनी होती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया परिभाषा। अवधारणा एक शब्द होता है, एक फिनोमेना होता है, और उसका अर्थ जानने के लिए आपको क्या चाहिए? परिभाषा। नहीं, कंसेप्ट किससे बनता है? परिभाषाओं से। अब हमें परिभाषा चाहिए, तो परिभाषा क्या है? परिभाषा एक लैंग्वेज होती है ना, यानी भाषा के कुछ वाक्य, सेंटेंस ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा के कुछ वाक्य जो होते हैं उनको आप डेफिनेशन कहते हैं। यानी उस शब्द का अर्थ समझाने के लिए आप जो वाक्य इस्तेमाल करते हैं किसी भी भाषा का, वो परिभाषा होता है। जैसे मैंने कहा एप्पल। एप्पल क्या है? कंसेप्ट, अवधारणा। ठीक। अब एप्पल को अर्थ समझाने के लिए मैं एप्पल की, आप एक किसी भी भाषा में मैं उसका कुछ वाक्यों में उसका डिस्क्रिप्शन करूंगी। जैसे एक गोल गोल होता है, लाल कलर का होता है ना, इस साइज का होता है, मीठा होता है स्वाद में, कुछ हरे रंग के भी होते हैं जो बाहर से आए हैं सेब। तो मैंने क्या किया कि सेब के कंसेप्ट को यानी अवधारणा को समझाने के लिए किसी भी भाषा में उसके कुछ वाक्य आपके सामने रखे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई, और वो उसकी परिभाषा हो गई, और उस परिभाषा से आपको कंसेप्ट यानी उस शब्द का अर्थ समझ में आ गया। क्लियर है? तो डेफिनेशन जो होती है वो किसी भी भाषा में, भाषा के जो शब्द वाक्य होते हैं किसी अवधारणा को समझाने के लिए, उसको हम डेफिनेशन कहते हैं। क्योंकि परिभाषा जो होती है वो कंसेप्ट को, अवधारणा को अर्थ प्रदान करती है। तो कंसेप्ट के लिए डेफिनेशन होना जरूरी है। तो अवधारणा
अवधारणा के लिए आपको परिभाषाएं चाहिए, और परिभाषा एक काम करती है, जब किसी चीज की परिभाषा निर्मित हो गई तो वो परिभाषा उस शब्द का सेम मीनिंग सबको समझाएगी, क्योंकि परिभाषा निर्मित हो गई। अब वो परिभाषा जो भी पढ़ेगा वो उस कंसेप्ट का सेम मीनिंग उसके दिमाग में बनेगा। समझ में आ गया? जैसे समाजशास्त्र में एक कंसेप्ट है समाज। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर की परिभाषा सब पढ़ते हैं। अब समाज कंसेप्ट है और इसके आगे जो वाक्य लिखा है वो उसकी परिभाषा है। अब जब भी कोई इस परिभाषा को पढ़ेगा वो समाज का वही अर्थ निकालेगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन जो होती है वो सेम मीनिंग डिपिक्ट करती है लोगों को समझाने के लिए। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट जो थ्योरी के लिए चाहिए, वो है वेरिएबल, चर। मैंने पहले भी बताया चर का मतलब क्या होता है? किसी भी घटना या प्रघटना की कोई विशेषता या गुण, उसको हम चर कहते हैं। ठीक है। अब चर दो प्रकार के होते हैं। जैसे जिस भी घटना का आप अध्ययन कर रहे हो उसमें दो चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। स्वतंत्र चर, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि सोशल मीडिया का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस सेंटेंस में दो चर हैं, एक घटना की दो विशेषताएं हैं, सोशल मीडिया और बच्चे। सामाजिक सोशल मीडिया का या सामाजिक मीडिया का बच्चों पर प्रभाव। तो का पर, इसका इस पर प्रभाव। तो एक स्वतंत्र चर है और एक आश्रित चर है। किसका किस पर प्रभाव पड़ता है ये जानने के लिए हम, मतलब ये दो चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, और किसका किस पर प्रभाव पड़ता है ये जानने के लिए हम शोध करते हैं। तो वेरिएबल जो है वो रिसर्च के दौरान प्रयुक्त होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। आपने कहा सोशल मीडिया का बच्चों पर, तो सोशल मीडिया हो गया स्वतंत्र चर और जिस पर अध्ययन कर रहे हैं वो हो गया आश्रित चर। तो चर मतलब किसी भी प्रघटना की विशेषताएं। स्टेटमेंट या कथन। कथन क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे समाजशास्त्र में बहुत सारे कंसेप्ट है। आपने सिलेबस लिखते हैं, सिलेबस में आपने लिखा समाज, समिति, समुदाय, संस्कृति, नातेदारी, परिवार, विवाह, बहुत सारे शब्द लिखे। सामाजिक परिवर्तन, समाजीकरण, स्तरीकरण, ये अलग अलग क्या है? अवधारणाएं हैं, और इन अवधारणाओं की अलग अलग परिभाषाएं भी हैं। तो ये जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, जब इन अवधारणाओं के बीच में आप कोई संबंध स्थापित करते हैं तो क्या बनता है? स्टेटमेंट, कथन बनता है। आपने बहुत सारे शब्दों को आपस में जोड़ दिया और उन शब्दों के आधार पर आपने क्या बनाया? कथन या स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फॉर्मेट या प्रारूप। फॉर्मेट क्या होता है? जब आप सभी स्टेटमेंट को, जितने स्टेटमेंट आपने बनाए, कथन बनाए, उन सबको अगर आप एकत्र कर दें, आपस में जोड़ दें, उनका कोई पैराग्राफ बना दें, मतलब उनको क्रमबद्ध तरीके से रख दें, तब वो क्या कहलाता है? फॉर्मेट यानी प्रारूप बनता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि रिसर्च करने के लिए आप टॉपिक चुनते हैं, वहां से लेकर लास्ट तक आप उपकल्पना की जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, वहां तक आपने क्या किया? रिसर्च करने का एक फॉर्मेट यानी प्रारूप बना लिया। आपने कथनों का, जो स्टेटमेंट आपने तैयार किए, उन स्टेटमेंट को क्रमबद्ध तरीके से फॉर्मेटिंग कर ली, प्रारूप तैयार कर लिया, तो उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो होती है उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? सबसे पहली चीज वैज्ञानिक आधार होता है, यानी हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रघटनाओं को अध्ययन करते हैं। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए जो इसके प्रवर्तक थे उन्होंने कहा था कि हमें प्राकृतिक विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धति का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आप तथ्यों को, घटनाओं को, सूचनाओं को एकत्र करते हैं। तो समाजशास्त्र सिद्धांत की जो प्रकृति है, नेचर है, पहला पॉइंट है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस होता है। दूसरा तार्किकता, रैशनैलिटी। जो भी हम तथ्य एकत्र करते हैं, सूचना एकत्र करते हैं, उनको तार्किक रूप से हम उनका तार्किक विश्लेषण करते हैं, तब सिद्धांत बनता है। अमूर्त मतलब दिखाई ना देना। जो भी सामाजिक प्रघटनाएं हैं, क्योंकि आप समाजशास्त्र की बात करें और समाजशास्त्र किससे बनता है? समाजशास्त्र अध्ययन करता है समाज का। समाज किससे बनता है? संबंधों से। संबंध कैसे होते हैं? अमूर्त। तो हम जिन सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं वो अमूर्त होती है, तो इसलिए जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत होता है उसकी प्रकृति भी अमूर्त है, अनऑब्जर्वेबल है। नेक्स्ट है अनुभव सिद्ध यानी एम्पिरिकल, एक्सपीरियंस बेस्ड पे। तो सिद्धांत सामाजिक
मतलब जब हम सोशल रिसर्च करते हैं तो उसका बेस होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत हम उसमें क्या करते हैं, अभी मैंने बताया उपकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, यानी जो काल्पनिक उत्तर आप बनाते हो रिसर्च करने के लिए उनका परीक्षण निरीक्षण करना, उनकी जांच करना, ये कार्य होता है। तो आपने क्या किया, परीक्षण निरीक्षण के लिए आपने वो रिसर्च की, डेटा कलेक्ट किया, वो किससे किया, अपने अनुभव के आधार पर, एम्पिरिकल, साक्ष्य एकत्र करके। तो सिद्धांत कैसे बनते हैं, हमारे जो हम फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर अनुभव करते हैं उसके बेस पर बनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इसकी प्रकृति अनुभव सिद्ध है, यानी अनुभवों के आधार पर आप उसको सिद्ध करते हैं। फिर यथार्थ की व्याख्या के साधन, हम जो सोशल रियलिटी है समाज में, उस सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है, समाज, सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना, यानी जो भी घटनाएं हमारी होती हैं उनकी व्याख्या करना ही सिद्धांत का उद्देश्य होता है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का उद्देश्य होता है। सार्वभौमिक, ये हम जानते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत समय और स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो हर काल में एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इस काल के लिए है ये सिद्धांत फिर नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा। जैसे दुर्खीम की सुसाइड थ्योरी, आत्महत्या का सिद्धांत, तो दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत जो आपने अपने स्नातक स्तर पे पढ़ा था, तो उनका दुर्खीम का जो सुसाइड का सिद्धांत है वो आज भी वैसे ही एप्लीकेबल है, लागू होता है ना, प्रासंगिक बना हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि एक थ्योरी एक समय और स्थान पर आई और फिर वो खत्म हो गई, वो सार्वभौमिक बना रहता है। नेक्स्ट, मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ, चूंकि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं तो जो आपके अपने मूल्य है, आपकी वस्तु परकता है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उससे पृथक होकर आप उस घटना का अध्ययन करते हैं। तो सिद्धांत में क्या होती है, मूल्यों से हीन होकर, मूल्यों से अलग होकर, पृथक होकर आपको घटना का अध्ययन करना पड़ता है। तो समाजशास्त्र सिद्धांत की प्रकृति में ये सारे पॉइंट्स आएंगे। चलिए, अब सामाजिक घटनाएं, यानी समाजशास्त्र में जितनी भी घटनाएं होती है आप उसको सामाजिक प्रघटनाएं बोलते हैं। तो जो सामाजिक प्रघटनाएं हैं उनके अध्ययन के लिए हम दो अप्रोच, दो उपागम अपनाते हैं। कौन कौन से हैं, मेजर 2 हैं, बाद में तीसरे उपागम को भी विकसित कर लिया गया। कौन कौन से, पहला समन्वयात्मक सिंथेटिक अप्रोच, दूसरा निदानात्मक क्लिनिकल अप्रोच, और बाद में जो तीसरा इमर्ज हुआ वो कहलाया विश्लेषणात्मक उपागम यानी एनालिटिकल अप्रोच। क्या है ये तीनों उपागम? समन्वयात्मक उपागम यानी सिंथेटिक अप्रोच जो होता है वो समाज के समग्र अध्ययन पर बल देता है, मतलब पूरी सोसाइटी का, उसके हर पक्ष का अध्ययन होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का, समाज मतलब व्यक्ति का, व्यक्ति के संस्कृति का, उसके राजनीति का, अर्थतंत्र का, उसके मनोविज्ञान का, धार्मिक क्रियाओं का, मनोरंजनात्मक क्रियाओं का, यानी उसके हर पक्ष का अध्ययन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि समाज के समग्र अध्ययन पर बल देता है ये सिंथेटिक अप्रोच, ठीक है, क्योंकि उसमें वो क्या कोशिश करता है, समाज को समझना, उसकी जो समाज में संरचना है, प्रक्रिया है, छोटी बड़ी इकाई हैं, उन सब के संबंधों को जानना, उनकी तुलना करना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उद्विकासवादी सिद्धांत को जो आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते आए हैं, उन सब के आधार पर हम सामाजिक जीवन को समझने और जानने और विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। तो उस मेथड को आप कहते हैं समन्वयात्मक उपागम यानी सिंथेटिक अप्रोच। दूसरी अप्रोच जो है वो है क्लिनिकल अप्रोच यानी निदानात्मक, जिसमें आप समस्या का समाधान बताते हैं। पहली वाली में आप सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं, आप उपाय नहीं बताते हैं, जो भी सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है का फोकस करते हैं। और जो दूसरा है निदानात्मक उपाय, उसमें आप चीज़ों को समझ भी रहे हैं और उसका फिर समस्या का समाधान करने पर आपका फोकस होता है। तो हमने लिख रखा है कि अस्तित्व के लिए संघर्षरत समाज का अध्ययन करते हैं हम, सामूहिक व्यवहार को प्रभावित करने वाली समस्याओं का अध्ययन करते हैं, और व्यक्ति के कल्याण हेतु जो सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है उस पर फोकस करते हैं कि व्यक्ति का कल्याण कब होगा, जब उसकी समस्याओं का हम समाधान बताएंगे। तो इसमें समाधान या समस्याओं उन पर भी हम फोकस करते हैं। तो ऐसा जो मेथड या अप्रोच होता है उसको आप कहते हैं निदानात्मक उपागम। और जो तीसरा है, जो सबसे लेटेस्ट उभर के आया है, वो है विश्लेषणात्मक उपागम एनालिटिकल अप्रोच। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी सामाजिक प्रघटनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, व्यवहार हैं, उनके बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करना और फिर सिद्धांत बनाना। यानी जैसे कि हम विश्लेषणात्मक सिद्धांत कब करते हैं, जो आप रिसर्च के थ्रू करते हैं, आपने घटना का अध्ययन किया, उस घटना के पीछे कारण और परिणाम संबंध निकाले, उनका विवेचन किया, विश्लेषण किया और फिर आपने सिद्धांत निर्माण किया, तो उसे विश्लेषणात्मक उपागम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब है सिद्धांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। कितने प्रकार के होते हैं? पहला है मैक्रो थ्योरी, माइक्रो थ्योरी और फिर मिडिल रेंज, बृहद, सूक्ष्म और मध्य स्तरीय सिद्धांत। बृहद सिद्धांत सिंपल है, नाम में ही है कि
जो भी समाज में घटित होती है घटनाएं उनका व्यापक स्तर पर अध्ययन करता है और उसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है क्योंकि वो सभी जगह पाए जाते हैं। व्यापक है, समग्र समाज को शामिल कर रहे हो। तो जब समग्र समाज पर किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए होल सोसाइटी पर आप फोकस करते हो तो वो जो थ्योरी कहलाती है वो मैक्रो थ्योरी यानी बृहद सिद्धांत कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट है माइक्रो। जब आप प्रघटनाओं का अध्ययन करने के लिए समाज किसी एक यूनिट पर आप अध्ययन करते हो, जैसे आपको परिवार का अध्ययन करना है तो आपने मतलब व्यक्ति का अध्ययन किया, तो जब आप किसी छोटी इकाई का अध्ययन करते हो और फिर समाज को समझने का प्रयास करते हो तो वो लघु स्तर पर अध्ययन करना, तो वो सूक्ष्म सिद्धांत कहलाता है। और इसमें सार्वभौमिकता का भाव होता है क्योंकि किसी एक इकाई पर केंद्रित है, किसी एक इकाई का अध्ययन कर रहे हो, आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है ना वो अध्ययन सभी पे एप्लीकेबल हो, तो क्योंकि आपने किसी एक इकाई पे कंसंट्रेटेड हो गया है। तो लघु स्तर पर करते हैं तो सूक्ष्म सिद्धांत, व्यापक स्तर पर करते हैं तो बृहद सिद्धांत। और बहुत संक्षेप में बताऊं तो बृहद का मतलब समाज, समग्र समाज के ऊपर अध्ययन करना, और सूक्ष्म का मतलब एक व्यक्ति यानी एक इकाई पर अध्ययन करना। अब इन दोनों के बीच का एक सिद्धांत आया जो कहलाता है मध्यवर्ती सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी। इसको जो प्रस्तुत करने वाले थे मुख्यतः वो हैं रॉबर्ट के मर्डन, और उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। वो कहते हैं कि प्रघटनाओं का अध्ययन दोनों के समन्वित रूप से करते हैं। कुछ जगह आप एक घटना का अध्ययन करते समय कभी आप व्यापक स्तर पे बात करते हैं और किसी जगह पर आप माइक्रो लेवल पे बात करते हैं। अब और वो तो मेन, ये जो आपने अभी तक पढ़े ये जो थे, ये सिद्धांत के वो प्रकार हैं जो जनरली सामान्य रूप से सभी जगह पढ़े जाते हैं। अब कुछ और एक दो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने और भी प्रकार बताए, तो आपके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तब ये वहां पर काम आते हैं। जैसे होमन्स, जो होमन्स हैं उन्होंने दो प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला है आदर्शात्मक नॉर्मेटिव और दूसरा गैर आदर्शात्मक नॉन नॉर्मेटिव। जो नॉर्मेटिव यानी आदर्शात्मक प्रकार है उसमें है मनुष्य को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसकी व्याख्या करने पर बल देता है। यानी चाहिए, शुड बी, मस्ट बी, क्या होना चाहिए, आदर्शवादी बातें, ये होना चाहिए, ये सही, ऐसे करना चाहिए। तो चाहिए वो फोकस करने वाला जो हमारा व्यवहार होता है, सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, तो हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, वो जो थ्योरीज होती हैं वो नॉर्मेटिव थ्योरी होती है, आदर्शात्मक। दूसरी जस्ट अपोजिट है गैर आदर्शात्मक। ये वो होती है जो मनुष्य वास्तव में करता है, उस व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मनुष्य के वास्तविक व्यवहार का व्याख्या करने वाले जो सिद्धांत होते हैं वो नॉर्मेटिव यानी गैर आदर्शात्मक, जो हम रियल में करते हैं। एक होता है जैसे सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए शब्द लिखा रहता है ना, मस्ट बी, शुड बी। तो वो सिद्धांत है, वो किताबों में आपके लिखे हैं, ग्रंथों में आपके लिखे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम ऐसा अपने जीवन में अप्लाई करते हैं? तो हमारा जो आदर्शात्मक यानी जो किताबों में है वर्णित और जो हम वास्तविक व्यवहार में करते हैं, दोनों में अंतर है। तो दोनों थ्योरी भी अलग अलग हो गई। एक जो वर्णित है, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, हमसे अपेक्षा की जाती है, और एक जो हम वास्तव में करते हैं। तो एक हो गई आदर्शात्मक और एक गैर आदर्शात्मक। ऐसे ही एक और थिंकर हैं वाग्नर, जिन्होंने कहा कि 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? पहला पॉजिटिव सोशियोलॉजिकल थ्योरी, प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ये प्राकृतिक विज्ञानों में इस्तेमाल होती हैं, और इनको हम जब प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही हम समाज विज्ञानों में अप्लाई करते हैं तो हम इसे कहते हैं कि प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, जो अगस्त कोंत भी बात करते थे, है ना। और साइंटिफिक जो मेथड आपने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ भी आपको बताया था कि जो समाजशास्त्र में अगर हम प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु को और उनकी पद्धति को इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे प्रत्यक्षवादी सिद्धांत कहते हैं। फिर व्याख्यात्मक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये एकदम प्राकृतिक विज्ञान के विपरीत होते, वही व्यवहारिक, जिसमें हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्नातक में पर्सपेक्टिव शब्द पढ़ा था, परिप्रेक्ष्य, और 2 प्रकार के परिप्रेक्ष्य पढ़े थे, मानवतावादी और वैज्ञानिक। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या था? जो विज्ञान की विशेषताओं को शामिल करते हुए सामाजिक घटनाओं के अध्ययन पर बल देता है। और मानवतावादी क्या था? जो मनुष्य की मूल्यों को, उनकी विचारधाराओं को, उनके पूर्वाग्रहों को केंद्र में रखकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। तो पहला वाला जो है प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, वो साइंटिफिक मेथड पर आधारित है, और दूसरा जो है व्याख्यात्मक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये मानवतावादी पर्सपेक्टिव पर आधारित है। सेम वही अंतर यहाँ भी है। और तीसरा है अवैज्ञानिक या मूल्यांकनात्मक सामाजिक सिद्धांत,
नॉन साइंटिफिक और इवैल्यूएटिव सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इसमें जनरली सामाजिक दार्शनिक सिद्धांत आते हैं, वो जिसका आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसे सिद्धांत, ऐसी थ्योरीज जैसे धर्म से रिलेटेड हैं, फिलोसफिकल हैं, अमूर्त हैं, दार्शनिक जिनकी बातें करते हैं, जिनको आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते, उस घटना का आपको पुनर्घटित नहीं कर सकते, तो आप उनको इस सिद्धांत में लाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 3 प्रकार की आपकी थ्योरी की बात करते हैं वॉगनर। तो मोटे तौर पर सिद्धांत क्या है, सिद्धांत की प्रकृति क्या है, सिद्धांत के प्रकार क्या है, ये हमने यहाँ डिस्कस किया है। कोई डाउट, कोई सवाल आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर ऑनलाइन आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों?